सदर साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तारिक शमीम साहब ने ये मसला उठाया कि हमारा कोई आइकन आखिर क्यों नहीं है। जिन राजाओं का कभी नाम नहीं सुना गया, किसी न किसी बिरादरी ने उसको अपना कर अपना आइकन बनाई के काम शुरू किया। और जिसके राजा नहीं, बादशाह नहीं, शहंशाह की गिनती नहीं की जा सकती। ये खुशी की बात है कि उन शहंशाहों में न इस्लाम का ये मर्जी थी और न मुसलमानों ने कभी उनको आइकन अपना माना। अभी रोजाना बात होती है तो मेरा यही कहना है कि जब तक जिस तरह दलितों ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकन मान के काम शुरू किया, एक दूसरे की मुखालिफ 20 तंजीमें हैं, लेकिन 20 डॉक्टर अम्बेडकर से शुरू करके और डॉक्टर अम्बेडकर पर ही ख़त्म करती हैं। उसी तरह मुसलमानों के आइकन डॉक्टर फरीदी के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कोई राजा, बादशाह या शहंशाह हमारा आइकन हो ही नहीं सकता। और न कभी पूरी तारीख में, बनु उमैया का दौर बहुत तवील था, 100 साल था, लेकिन पूरे दुनिया में फैला हुआ था उस वक्त की जो दुनिया जानी जाती थी। लेकिन अगर आइकन बने तो उमर बिन अब्दुल अजीज बने, जो बादशाह के बजाय, जिनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, जिनको 2.5 साल का कुल मौका मिला। दोस्तों, मरहूम काज़ी मिल्लत डॉक्टर फरीदी के बाद जो मुस्लिम मजलिस की पहली कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके फैसलों ने सिर्फ मुसलमानों की नहीं पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 28 फरवरी 1 मार्च को लखनऊ में। और कॉन्फ्रेंस की तैयारी की मीटिंग में मैंने कहा था कि मरहूम के ज़माने की कोई किसी कॉन्फ्रेंस में 600-700 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं आए जिनको डेलीगेट बनाया जाए, लेकिन उनके बाद लोगों में एहसास पैदा हुआ है 2-2.5 हज़ार आदमी से कम नहीं आएंगे। उसी हिसाब से इंतजाम किया गया। आजमगढ़ से 3 बसें चली, जिस बस में मैं था वो सुल्तानपुर में आके ख़राब हो गई। जज्बात में तूफान बरपा था। डॉक्टर फरीदी के बाद पहली कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुझको हफीज जालंधरी की एक नज़म याद आई। याददाश्त के बल पर उस नज़म में थोड़ी सी तरमीम करके और कुछ नए अशार जोड़ के मैंने डॉक्टर फरीदी का मरसिया कहिए या कसीदा कहिए, दोनों उसको कह सकते हैं, मैंने तैयार किया। इरादा ये था कि पहुंचते ही उसको शुरुआत में पेश किया जाएगा, लेकिन ये हैसियत मेरी बन गई थी कि मैं जब चाहता तब पेश हो सकता था। हबीब अहमद साहब सदर थे मजलिस के, लेकिन हम पहुंचे तो कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास ख़त्म हो रहा था। फिर हबीब साहब को दिखाया हमने तो उन्होंने कहा कि ये सुबह पेश की जाएगी। रात में बात आई, जयप्रकाश मोमिन शुरू हो चुका था बिहार में और यूपी में भी उसकी तैयारी चल रही थी। मैंने हबीब साहब से कहा कि हबीब साहब, मुल्क में एक नया जमहूरी इनकलाब आने वाला है
और लगता है कि मुसलमान उससे भी वंचित रह जाएंगे। मेरे मुंह से जुमला निकला था कि आरएसएस और जनसंघ ने हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान हमने खुद अपना कर लिया उनके नाम पर। उसके खौफ में मुब्तला होकर हमने जितना काम कर लिया। मेरी राय यह है कि हमको और पूरे मुल्क का मुसलमान जयप्रकाश तहरीक का मुखालिफ था। क्यों मुखालिफ था? इसलिए नहीं कि वो गलत थी, इसलिए था कि उसकी हिमायत आरएसएस और जनसंघ दोनों कर रहे थे। तो अब जहां आरएसएस हिमायत कर रही हो तो हबीब साहब ने कहा कि तुमने मेरे दिल की बात छीन ली और मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन ये भीड़ जो है उसको पास नहीं होने देगी। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने बुलाया और कहा कि ये नज़म बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर पहले सुना दीजिए गई तो पूरा मजमा जज्बाती हो जाएगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा, तो कोई संजीदा सोच विचार नहीं हो सकता। मैंने तय किया है कि जेपी मोमिन को सपोर्ट करने का प्रस्ताव तुम पेश करो और ये नज़म जाने दो फिर किसी मौके पर। फिर वो कभी मौका ही नहीं आया, तो वो नज़म मैं खुद नविस्त लिख रहा हूँ, तो तैयार थी। मैंने सोचा कि उसमें पूरी डॉक्टर फरीदी की तारीख भी है और उसको आपको सुना दिया जाए। उसके बाद दो चार लफ्ज़ों में मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। ये एक ऐसे नौजवान के